अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शाहरुख और खैर मकदम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में हम रिट मेन एग्ज़ाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मीर बाकिर अली देहलवी के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इनकी तहरीर के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने तिलोकचंद महरूम के बारे में और उनकी तहरीर के बारे में पढ़ा था, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रीड थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक आपको वक्त वक्त पर मिलते रहे। हम पढ़ेंगे मीर बाकिर अली देहलवी की हालाती ज़िंदगी के बारे में। मीर बाकिर अली दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। दास्तान सुनाने के लिए दूर दूर जाया करते थे। राजा और महाराजा नवाबों के दरबार में इनका आना जाना लगा रहता था। मीर बाकिर अली रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम रखे गए थे। पटियाला से दिल्ली गए। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर इनका घर था। सिनेमा के रिवाज ने दास्तान गोई के फ़न को मुतासिर किया, जिसकी वजह से इसकी उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बसर हुआ। मीर बाकिर अली देहलवी का उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बसर हुआ। दास्तान गोई उन्हें वर्षे में मिली थी। इनके बाप दादा, इनके नाना दास्तान गो थे। वह अपने नाना मीर पेड़ा के शागिर्द थे। मीर बाकिर अली अपने नाना मीर पेड़ा के शागिर्द थे। सईद अहमद देहलवी ने मीर बाकिर अली के बारे में एक खाका लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मीर साहब बज़्म और रज़्म को इस अंदाज से बयान करते थे कि सारा मंजर आँखों के सामने आ जाता था। वह दास्तान गोई इस अंदाज से करते थे कि ऐसा लगता था कि सारा मंजर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। दास्तान कहते जाते और मौका ब मौका एक्टिंग भी करते जाते। दास्तान के साथ साथ वह एक्टिंग भी करते थे। हर इल्म का उन्होंने बाकायदा मुताला किया था। बुढ़ापे में नाकदरी और कम परसी के हाथों मीर साहब को बड़ी तकलीफ़ हुई। नाकदरी और कसम परसी के हाथों मीर साहब को बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी। इनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उन्हें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मीर बाकिर अली ने कुछ किताबें लिखी, जिनमें हैं पाजी पड़ोस। एक किताब है पाजी पड़ोस, दूसरी किताब है गाडे खान ने मलमल जान को तलाक दे दी और तीसरी है मौला बख्श हाथी। और इस वीडियो में हम मौला बख्श हाथी के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहादुर शाह का हाथी। इस सबक का नाम है बहादुर शाह का हाथी। इस सबक को पूरा न पढ़कर हम इसके कुछ खास बातों को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं इसकी कहानी बता देता हूँ। ये एक हाथी और एक बच्चे की कहानी है, जिसमें एक जो बच्चा है जिसका नाम है रहमत अली, उसके वालिद को बीच में से फाड़ कर मार डालता है। फिर बच्चे की और हाथी की दोस्ती हो जाती है और ये दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, उनसे हमें दुश्मनी या फिर बुग़्ज़ या फिर उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अब हम इसके ख़ास किरदार और ख़ास बातों को पढ़ लेते हैं। हाथी का नाम है मौला बख्श। हाथी का क्या नाम है? मौला बख्श। और हाथी जो कि बहुत ऊंचा है, तो वह किसी भी दरवाजे से नहीं निकल पाता, इसलिए बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वाकर हाथी को बाहर निकलने के लिए लाहौरी दरवाज़ा तुड़वाया। पहली बात, हाथी का नाम मौला बख्श है, हाथी के लिए लाहौरी दरवाज़ा तुड़वाया गया। ये हाथी अकबर शाह सानी, जो कि बहादुर शाह जफ़र के वालिद हैं, उनके समय में इसे बुखारा से लाया गया। मौला बख्श हाथी बुखारा से अकबर शाह सानी के दौर में लाया गया। इनका जो फेलबान था उसे बहादुर शाह ने मोहब्बत खां का खिताब दिया। इनका जो फेलबान था, फेलबान कहते हैं हाथी की देखभाल करने वाले को, उसे बहादुर शाह ने फेलबान का खिताब दिया था। सैयद साहब का नन्हा बेटा सैयद साहब, जिसे मोहब्बत खां का खिताब मिला था, उनको हाथी ने मार दिया। इनके बच्चा था जिनकी उम्र उस वक्त 2 या 1.5 साल की थी। बच्चे का नाम रहमत अली था। इसी के साथ साथ एक ये कि जो हाथी को रोटी दी जाती थी, वो हाथी की रोटी
2 या 3 इंच मोटी हुआ करती थी। हाथी की रोटी 2 या 3 इंच मोटी होती थी। और ख़ास बात ये कि जब बहादुर शाह ने बच्चों को हाथी के पास जाने से इनकार कर दिया तो मौला बख्श ने 3 रोज़ तक न कुछ खाया न कुछ पिया, 3 रोज़ तक। ये इसकी कहानी थी। अब हम जान लेते हैं कि इसमें लफ्ज़ और इसके मायने क्या क्या हैं। हमारी कहते हैं हाथी की पीठ पर एक कुर्सी या होदा बांधी जाती थी जिस पर आदमी बैठता है। हाथी के पीठ पर जो होदा या कुर्सी बांधी जाती है जिस पर आदमी बैठता है उसे हमारी कहते हैं। मैं का अर्थ होता है साथ। रातिब ये एक महत्वपूर्ण है जिसे याद करना है। रातिब कहते हैं जानवर के खाने को, जानवर के खाने को रातिब कहते हैं। फील, फील एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और फील कहते हैं हाथी को। जागीर, जागीर बादशाह की तरफ से अता की गई ज़मीन को जागीर कहते हैं। गाफिल होता है बेखबर, बेखबर गाफिल। शरणगु का अर्थ होता है सर झुकाए हुए, सर झुकाए हुए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जानवर भी इंसानों से मोहब्बत करते हैं। इंसानों को भी चाहिए कि वह जानवरों से मोहब्बत करे, जानवरों का ख्याल रखे। अब कुछ प्रश्न है जिसके उत्तर हमें देने हैं। बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तुड़वाया? क्योंकि जो मौला बख्श हाथी था उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी और वह किसी भी दरवाजे से नहीं निकल पाता था, इसलिए बहादुर शाह जफ़र ने लाहौरी दरवाज़ा तुड़वाया। अगला प्रश्न है मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे? मौला बख्श के पास बच्चे खेलने, हाथी की सवारी करने और गन्ना खाने के लिए आते थे। अगला है हाथी की रोटी कैसी होती थी? हाथी की रोटी जिसे रातिब कहते हैं या हाथी के खाने को रातिब कहते हैं। हाथी की रोटी है वो 2 या 3 इंच मोटी होती थी। मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि बहादुर शाह ने ये हुक्म दिया कि अब हाथी के पास कोई भी बच्चा नहीं आएगा, जिससे मौला बख्श नाराज़ हो गया और उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। अगला है बहादुर शाह और मौला बख्श में कौन सी बातें मिलजुलती है? बहादुर शाह ने कहा कि मैं भी फ़कीर हूँ और हाथी भी मेरी तरह है। जैसे खुदा ने मुझे दिया और मैं बांट कर खाता हूँ, इसी तरह मेरा हाथी भी अपने रिज़्क़ को बांट कर खाता है। फिर हमें खाली जगह को बढ़ना है। मौला बख्श चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता है। शहर से बाहर, यहाँ पर आएगा शहर। फेलबान बुखारा के रहने वाले थे, बुखारा के थे। एक रोज़ मौला बख्श ने मस्ती में आकर फेलबान को मार डाला। मौला बख्श ने उस बच्चे को अपनी गर्दन पर सूंड से पकड़कर बिठाया, यहाँ आएगा सूंड। इसके बाद हमें नीचे लिखे हुए जो मुहावरे हैं उनका जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला मुहावरा है आँखों से ओझल होना। जैसे इसका इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि अहमद मेरे साथ ही था, कुछ देर के बाद वह आँखों से ओझल हो गया। अगला है टस से मस ना होना। इसे हम कह सकते हैं कि रफ़ीक अपनी बातों पर अड़ा रहता है, वह टस से मस नहीं होता। अगला है नज़र बचाना। शाहिद ने चोरी की इसलिए वह नज़र बचा रहा है। इस तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से ही पूछ लिए जाते हैं। फिर हमें लफ्ज़ों के मुतजाद लिखने हैं। पहला है बुलंद का होगा पस्त, बेकाबू का होगा काबू, सर बुलंद का होगा सरपस्त, सुबह का होगा शाम। ये इनके मुतजाद हैं। कमेंट बॉक्स में आप गाफिल का मुतजाद ज़रूर बताइए कि गाफिल का मुतजाद क्या होगा। इसी के साथ साथ एक और ख़ास बात इस टॉपिक में हमें मिली, वो ये है कि इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। ज़मीर टॉपिक अपने रीट मैन एग्ज़ाम में है, तो ज़मीर उस लफ्ज़ को कहते हैं जो इसम की जगह इस्तेमाल हो। ये अपना टॉपिक था। अगर ये टॉपिक आपको वाकई अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि रीट मैन एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक आपको वक्त पर